नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिस्सा क्लासेस में स्वागत है। आज हम जेपीएससी मेन का जो पेपर 4 है उसमें अब हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो सिलेबस में जिस हिसाब से टॉपिक्स दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सारा टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे आज हम पहला टॉपिक उठाए हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और समाजवादी। इसका दर्शन या वर्णन जो भी कह सकते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। अब देखिए, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जब मैंने सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि ये पेपर 4 का जो टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन एवं सुशासन, इससे प्री में भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने क्या सोचा कि मेन के लिए अलग से और प्री के लिए अलग से पढ़ा दिया जाए। तो हर एक वीडियो आप देखिएगा, जो क्लास 1 है उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 है, इसी तरह से क्लास 2 जो अभी मैं ले रहा हूँ उसमें भी ए और बी दो पार्ट में होगा। ए जो पार्ट होगा वो केवल मेंस के लिए, मेंस की दृष्टि से हम बनाएंगे, जो जैसा सिलेबस में टॉपिक्स दिया हुआ है उस हिसाब से कवर करते चल जाएंगे। और प्री वाला के लिए, मतलब प्री के लिए हम वही सेम क्लास में बी क्लास रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा। और दोनों मर्ज करने के बाद हम लोग मेन प्री और दोनों प्री और मेन दोनों ही के लिए बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप लोगों को दोनों ही वीडियो देखना है, पहला और दूसरा, यानी कि ए और बी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ए में आपको सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक्स दिया गया है उसके हिसाब से मिलेगा, और बी में भी लगभग सिलेबस के हिसाब से ही अलग अलग टॉपिक्स रहेगा, लेकिन उसमें जो ए वाला में छूटा बढ़ा रहेगा थोड़ा मोड़ा, वो बी वाला में कवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्री और मेन दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं हम, जिस कारण से, ताकि समय बहुत कम है, हम लोग को दिसंबर खत्म होते होते पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है जेपीएससी का, प्री मेन दोनों का ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, यानी कि जो सिलेबस का पहला टॉपिक है, खंड अ, संविधान की प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी तथा इसके पीछे का दर्शन। तो इसको शुरू करते हैं। तो ये शुरू होता है उद्देश्य प्रस्ताव से। ठीक है, इसका उल्लेख आपको वीडियो बी में भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे संविधान की आत्मा का आधार कहा जाता है, को प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया, और उद्देश्य प्रस्ताव में निहित प्रमुख जो तथ्य थे कुछ इस प्रकार हैं, उसके विषय में देखते हैं हम लोग। संविधान सभा यह घोषित करती है कि इसका ध्येय एवं संकल्प भारत को एक सर्वोच्च प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाना तथा उसके भावी शासन के लिए एक संविधान का निर्माण करना है। दूसरा, ये सभी प्रांत जो ब्रिटिश भारत का निर्माण करते हैं, वे प्रदेश जो भारतीय रियासतें बनाते हैं, वे सभी भूभाग जो स्वतंत्र और सार्वभौम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, सभी मिलजुल कर एक संघ बनाएंगे। तीसरा, वे सभी प्रांत चाहे अपनी वर्तमान सीमाओं के साथ जो संविधान द्वारा निर्धारित की जाए, अपनी अविशिष्ट शक्तियों के साथ स्वाधीन इकाइयों की स्थिति में चलते रहेंगे तथा शासन एवं प्रशासन की समस्त शक्तियां एवं कार्य सिवाय उन शक्तियों एवं कार्यों के जो संघ को दिए जाएंगे या संघ के क्षेत्र में निहित होंगे या इसके फलस्वरूप यथावत रहेंगे। स्वतंत्रता एवं
संप्रभु संपन्न भारतीय संघ और उसकी इकाइयों एवं सरकार के अंगों की समस्त सत्ता का मूल स्रोत जनता है। भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा, कानून के समक्ष एवं अवसरों की समानता, पाप एवं सार्वजनिक सदाचार की सीमा में विचार की अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास और कार्य की स्वतंत्रता की प्रत्याभूत होगी। संविधान द्वारा भारत के अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जाति और अन्य जाति एवं अनुसूचित जाति के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था होगी। भारतीय गणतंत्र की क्षेत्रीय अखंडता एवं उसके जल, थल एवं वायु क्षेत्र की संप्रभुता की न्याय एवं सभी राष्ट्रों की कानूनों के अनुसार रक्षा की जाएगी। इस अति प्राचीन देश ने विश्व में अपना समुचित एवं सम्मानित स्थान प्राप्त किया है और हम सभी भारतवासी विश्व में शांति बनाए रखने एवं मानव जाति के कल्याण कार्य में अपना संपूर्ण सहयोग करेंगे। ये उद्देश्य प्रस्ताव था जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। ठीक है, इसके बाद वस्तुतः यह उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रकार की घोषणा तथा दृढ़ निश्चय था। यह एक प्रतिज्ञा और दायित्व भी था। इस उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति एक प्रतिज्ञा के समान थी जिसको नए संविधान की उद्देशिका में निरूपित करना अनिवार्य था। भारतीय संविधान की उद्देशिका की आधारशिला उपरोक्त उद्देश्य का ही प्रस्ताव है। ठीक है, हमारा प्रस्तावना या उद्देशिका कुछ इस प्रकार से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्राप्त के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। ये हमारा संविधान का प्रस्तावना है। ठीक है, अब हम प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या करते हैं। संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका की शुरुआत हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आत्मर्पित करते हैं, यहां से होती है। ठीक है, उक्त कथन स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि भारत के लोग सारे प्राधिकार के अंतिम स्रोत हैं, यानी कि भारत की जनता जो है सो सारे कानूनों के या फिर सारे जितने भी कानून बनेंगे उसके अंतिम स्रोत हैं। अन्य शब्दों में जनता ही संविधान का अंतिम स्रोत है। ठीक है, समस्त शक्तियां जनता में निहित है। इस संदर्भ में गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले का उल्लेख करना समीचीन होगा, यानी कि ज्यादा बेटर होगा। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत के लोगों ने अपनी राजसत्ता का प्रयोग करते हुए, जैसा कि उद्देशिका में कहा गया है, लोकतंत्रात्मक आदर्श अपनाया है जिसमें नागरिक गरिमा और दूसरे प्रिय मानव मूल्य उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और पूर्ण विकास के साधन के रूप में अपनाए गए तथा विधानमंडल, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को संविधान के अंतर्गत अपनी शक्तियां देते हुए कुछ मौलिक अधिकार अपने पास रखे हैं। इस प्रकार संविधान, जिसके स्रोत का प्राधिकार जनता है, एक पवित्र दस्तावेज बन जाता है। ये किसका कथन है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है शब्द हमारा हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ होता है हम भारत के लोग भारत को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संवैधानिक शक्ति का स्रोत जनता ही सर्वोच्च है, यानी कि जनता ही सर्वोच्च शक्ति है। भारतीय जनता ने ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित किया है, अर्थात स्वीकार किया है। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार और प्रभु सत्ता सब जनता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान शब्दों में बताया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आपको। यद्यपि कुछ विचारकों एवं आलोचकों का यह भी कहना है कि भारत के संविधान को जनता का संविधान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, ना ही इसका प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। साथ ही जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब संविधान को जनमत संग्रह के द्वारा जनता ने स्वीकार नहीं किया था। निसंदेह इस बात में कुछ सच्चाई तो है ही, किंतु हम कह सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण हुआ था उस समय वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराना संभव नहीं था, और ना ही जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब जनमत संग्रह कराना संभव था। किंतु इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि जब प्रथम लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव हुआ तो संविधान सभा के सभी सदस्य चुने गए। यदि जनता संविधान सभा के सदस्य को ना चुनती तो थोड़ी बहुत आशंका बनी रहती या संविधान के बारे में आशंका लगाई जा सकती थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। जनता ने संविधान सभा के सदस्यों को चुनकर एक प्रकार से संविधान की स्वीकृति पर अपनी मुहर लगा दी थी। बात समझ में आया? दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना में प्रयुक्त संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौम शब्द का प्रयोग किया जाना इस बात का घोतक है कि भारत के आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। भारत की प्रभु सत्ता किसी विदेशी सत्ता में नहीं अपितु भारतीयों में ही निहित है। बात समझ में आया? आगे का शब्द है समाजवादी। समाजवादी। मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का समावेशन नहीं किया गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया और इसके माध्यम से संविधान के सामाजिक एवं आर्थिक तत्वों को अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। समाजवाद से अभिप्राय यह है कि यह अभिप्राय है कि विकास या उन्नति का लाभ कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि इसका लाभ समाज के सभी लोगों या वर्गों को प्राप्त हो। उल्लेखनीय है कि भारत का समाज लोकतांत्रिक है, ना कि साम्यवादी समाज, जिसे राज्य आश्रित समाज भी कहा जा सकता है। ठीक है। राज्य आश्रित समाज में उत्पादन एवं वितरण के साधन का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति के उन्मूलन को केंद्रीय प्राप्त होता है। ठीक है। भारतीय समाज महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों के विचारों का मिलाजुला प्रारूप है। समझने में दिक्कत होगा तो बार बार कह रहे हैं कमेंट में पूछ लीजिएगा।
ठीक है। इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राज्य। देखिए, भारत में अनेक धार्मिक मतों एवं धर्मावलंबियों की विविधता को देखते हुए लोगों की एकता और उसमें बंधुता स्थापित करने के लिए संविधान में धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य सभी मतों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी मत को राज्य धर्म के रूप में संरक्षण नहीं देगा। अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्म के साथ समान दृष्टिकोण रखेगा। ठीक है। भारत में धर्म निरपेक्षता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्म का विरोध या अधार्मिकता नहीं है, अभी तो इसका अर्थ है सर्वधर्म समभाव, अर्थात सभी धर्मों को समान आदर देना, चाहे वो बहुसंख्यकों का धर्म हो या अल्पसंख्यकों का। धर्म निरपेक्षता से प्रत्येक व्यक्ति को पूजा और प्रचार की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और वह किसी धर्म विशेष के आधार पर अपने किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात का निषेध करता है। बात समझ में आ रहा है? राज्य के इसी पंथ निरपेक्ष उद्देश्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका के अंत स्थापित करके उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में अंत स्थापित करके यह सुनिश्चित किया गया कि साथ ही अनुच्छेद 25 से 29 में धर्म की स्वतंत्रता को सभी नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में समाविष्ट करके क्रियान्वित किया गया। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देते हैं तथा राज्य की ओर से और इसके साथ ही राज्य की विभिन्न संस्थाओं की ओर से सभी धर्मों के प्रति पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना में प्रयुक्त लोकतंत्रात्मक शब्द का आशय ऐसी सरकार से है जिसका संपूर्ण प्राधिकार जनता में निहित है, जो जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित की जाती है। देश में शासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। ये प्रतिनिधि अपने प्रशासकीय कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जनता नए प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। इसी उद्देश्य के लिए संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार या मतदान देने का अधिकार देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में गणराज्य की स्थापना शब्द का प्रयोग किया गया है। यह इस बात का द्योतक है कि भारत में राज्य का मुखिया वंशानुगत नहीं होगा, अपितु निर्वाचित राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति पद पर कोई भी नागरिक पहुंच सकेगा। ध्यातव्य है कि गणराज्य में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे प्रस्तावना के लक्षण कुछ हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के लक्षण। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव है, जिन्हें उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द और भाव हैं
कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं जैसे कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष कह सकते हैं इसको, निरपेक्ष तथा अखंडता। ठीक है, ये 3 वर्ड जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1976 में। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान जो है सो संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। देखिए ये सब जो कथन है ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा अपने पास। उससे क्या होगा ना कि जब आप मेंस का आंसर लिखिएगा उस समय ये सबको डालने से थोड़ा वजन बढ़ जाता है उसका। ठीक है, तो डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका यानी कि घर हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। ठीक है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। सामाजिक और राजनीतिक न्याय से आशय यह है कि मानव या मानव के मध्य जाति, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? प्रत्येक नागरिक को उन्नति के लिए समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। राज्य के सभी नागरिकों को समान रूप से नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। मताधिकार का प्रयोग या मताधिकार के प्रयोग का अधिकार वयस्क ही हो। राज्य का यह भी दायित्व है कि दुर्बल वर्गों के शोषण को रोके तथा उसके विकास के लिए विशेष कदम उठाए। उल्लेखनीय है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की अवधारणा को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की अवधारणा को कहां से लिया गया था? 1917 के रूसी क्रांति से। क्लियर है? आर्थिक न्याय से आशय यह है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो तथा आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण केवल कुछ लोगों के हाथ में ही ना हो। आर्थिक न्याय के लिए उत्पादन एवं भौतिक साधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो कि सभी लोगों का अधिकतम हित हो सके। यानी कि आर्थिक न्याय से हम ये समझ सकते हैं कि कोई खास वर्ग के पास ही ज्यादातर आर्थिक संसाधन का संकेंद्रण, यानी कि ज्यादा कोई खास वर्ग के पास ही ना रह जाए कोई आर्थिक संसाधन, वो उसका वितरण सभी समान वर्गों के पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
तो स्वतंत्रता शब्द के प्रस्तावना में प्रयुक्त होने का आशय है कि सभी नागरिकों को समान रूप से नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। विचार, अभिव्यक्ति, भाषा, संघ बनाना आदि नागरिक स्वतंत्रता है। मतदान में भाग लेना, प्रतिनिधियों को चुनना, निर्वाचन में खड़ा होना, सार्वजनिक पद पर नियुक्ति का अधिकार तथा सरकारी नीतियों की आलोचना आदि राजनीतिक स्वतंत्रता है। ठीक है। स्वतंत्रता एक मुक्त समाज की अनिवार्यता विशेषता है जो किसी व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक व आध्यात्मिक पक्षों के पूर्ण विकास में सहायता करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के साथ साथ समानता पर भी जोर दिया गया है। प्रस्तावना में नागरिकों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्रदान की गई है। प्रतिष्ठा की समानता से तात्पर्य है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। कानून के समान सुरक्षा, कानून का जो सुरक्षा है वो सबको समान रूप से प्राप्त है। अवसर की समानता से तात्पर्य है कि बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव ना कर सभी को योग्यता के आधार पर विकसित होने का अवसर प्राप्त हो। कोई भी व्यक्ति मेहनत करके क्लास 1 ऑफिसर बन सकता है। इसमें संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 14 से 18 तक में व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, सभी को तथा कानून का समान संरक्षण मिलेगा। ठीक है। और अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आदि पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में पक्षपात नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान जैसे कुएं, तालाब, स्नान गृहों, सड़कों आदि पर किसी भी प्रकार का पक्षपात तथा भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया, यानी कि छुआछूत का जो भावना होता है उसको कंप्लीट हटाकर उसको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि सेना व शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जैसा कि अंग्रेज टाइम में होता था ना, राय बहादुर का उपाधि मिल गया या फिर कोई भी दूसरा लॉर्ड का उपाधि मिल गया, इस टाइप का कोई उपाधि नहीं मिलेगा। केवल शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में ही किसी खास उपाधि को दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? इसके बाद आता है बंधुत्व। बंधुत्व शब्द। ठीक है। प्रस्तावना में निहित भावों के माध्यम से सर्वमान्य नागरिकों से संबंधित उपबंधों का उद्देश्य भारतीय बंधुत्व की भावनाओं को मजबूत करना तथा एक दृढ़ लोकतंत्र का निर्माण करना है। यदि भारतीय नागरिकों के बीच बंधुता की भावना कमजोर होगी तो भारतीय लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। सशक्त लोकतंत्र हेतु भावना आवश्यक है कि हम सभी एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं। यह भारत जैसे
देश के लिए जहां विभिन्न मूल, वंश, धर्म, भाषा, संस्कृति वाले लोग रहते हैं वहां के लिए बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारे भेदभाव उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, भाषा आदि की विविधता होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है। समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं अधिकारों की स्वीकृति, राज्य तथा समाज के या समाज में नागरिकों के मध्य बंधुता व स्नेह की भावना जगाएगी, जिससे राष्ट्रीयता एकता दृढ़ होगी। ध्यानतव्य है कि प्रस्तावनाओं में एकता तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को देश की अखंडता के विरुद्ध कुछ भी कहने या ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित करने से वर्जित करता है, रोकता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत राज्य को नागरिकों की स्वतंत्रता पर देश की अखंडता के आधार पर युक्ति युक्त निर्बंध लगाने की शक्ति भी प्राप्त है। यानी कोई भी व्यक्ति राष्ट्र की अखंडता के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ राज्य एक्शन ले सकता है। ठीक है, बात क्लियर है। क्षेत्र, भाषा व संस्कृति इत्यादि की पर्याप्त विविधता होते हुए भी संपूर्ण भारत एक है। अतः भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में राष्ट्रीय एकता पर पर्याप्त बल दिया गया है। प्रस्तावनाओं में राष्ट्रीय एकता के भाव में एक राजनीतिक इकाई के रूप में भौगोलिक एकता के साथ साथ विधिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता आदि निहित है, जिसके आधार पर एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में भारत की अखंडता को सुरक्षित रखा जा सकते हैं। ठीक है, जा सकता है। समझ में आ गया। अब आगे हम प्रस्तावना संविधान का भाग होने पर विवाद, इसके ऊपर बात करते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग होने पर भी विवाद। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग होने पर भी विवाद। ठीक है, प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा और प्राण है। विविध रूप से प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जैसा कि बेरुवारी वाद जो हुआ था, बेरुवारी वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, फिर भी वे विधिवेता प्रस्तावना को संविधान निर्माता की भावना का प्रतीक मानते हैं। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध होती है वहां प्रस्तावना संवैधानिक व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां कुछ ऐसा केस आ जाता है जहां पे हमारा संविधान उसको बता नहीं पाता है उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि प्रस्तावना को पढ़ते हैं। प्रस्तावना में यह निहित है, यानी कि यह बात बताया गया है कि किस उद्देश्य से हम अपना संविधान को बनाए हैं। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ध्यानतव्य है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावनाओं में एक बार संशोधन किया जा चुका है। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना नूतन भावनाओं एवं
संकल्पों का बोध कराती है। ठीक है। प्रस्तावना से शासनकर्ताओं को नई दिशा एवं सामाजिक समता एवं न्याय के लिए संकल्प का बोध होता है। जस्टिस रामास्वामी ने SR बम्बई केस 1993 में अपने पूर्व निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, जबकि रघुनाथ राव मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है और इसके द्वारा विधानमंडल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? दिक्कत होगा तो पूछिएगा। ठीक है। अब प्रस्तावना का हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन, ठीक है। भारतीय संविधान जहां एक और भारत के नागरिकों के व्यक्तित्व के चतुर्दिक विकास के लिए अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर उसका लक्ष्य देश की एकता को अक्षुण्ण बनाए भी रखना है। व्यक्ति का उत्कर्ष अथवा विकास संपूर्ण राष्ट्र के विकास अथवा उत्कर्ष में बाधक ना बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर अधिक बल दिया गया है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब वह जन जन के मन में बंधुत्व की भावनाओं को जागृत करने में सफल रहे। इस प्रकार प्रस्तावना के दर्शन में संपूर्ण संविधान का सार निहित है। प्रस्तावना के द्वारा व्यक्ति के राजनीतिक आर्थिक लक्ष्यों के साथ उसकी मानवीय गरिमा के निश्चित यानी कि मानवीय गरिमा को भी निश्चित किया गया है। प्रस्तावना ही हम भारत के लोगों के माध्यम से संविधान को संपूर्ण प्रभुता प्रदान करके तथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को स्थापित करते हुए संविधान के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रही है। प्रस्तावना न्यायपालिका के लिए प्रकाश ज्योति का कार्य करती है। जब कोई विवादास्पद संवैधानिक तो प्रस्तावना न्यायपालिका के लिए प्रकाश ज्योति का कार्य करती है। जब कोई भी ऐसा विवादास्पद संवैधानिक प्रावधान न्यायालय में आता है और उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो न्यायाधीश प्रस्तावना की ओर देखते हैं जिसमें संविधान निर्माताओं के वास्तविक इरादे छुपे रहते हैं। हिदायतुल्लाह पूर्व मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय तथा उपराष्ट्रपति थे। इनका एक कथन है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है और हमारे राजनीतिक समाज का नमूना निर्धारित करती है, जो कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है का उल्लेख करना यह समीचीन होगा अभी के समय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में संविधान के सिद्धांतों और आधारभूत मूल्यों की विवेचना निहित है। कई सदियों से हम जिन मान्यताओं को संजो कर रखे हैं तथा जो विकास निष्ठा और आकांक्षाएं हमने अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में हृदयंगम की है यानी अपने हृदय में बसाए हैं, वे संविधान की प्रस्तावनाओं में दृष्टिगोचर होती है यानी कि दिखाई पड़ती है। प्रस्तावना संविधान निर्माता की संकल्पना के भारत यानी कि उनके कल्पनाओं के भारत की तस्वीर प्रकट करती है। यहाँ पर संविधान सभा के सदस्य ठाकुर दास भार्गव के कथन का उल्लेख करना समीचीन होगा। डॉक्टर ठाकुर दास के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती अंग है। प्रस्तावना
संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना ही वह उचित मापदंड है जिससे संविधान की सहजता नापी जा सकती है। संविधान के सभी अनुच्छेद यानी कि 395 अनुच्छेदों, यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था, ठीक है, को प्रस्तावना के ही द्वारा नापना होगा। जो खरे उतरे वे अच्छे हैं और शेषहीन, जो शेष हैं वो महत्वहीन है। प्रस्तावना गद्य काव्य है जो स्वयं में पूर्ण है। हम चाहेंगे कि संविधान के सभी उपबंधों को इसी प्रस्तावना की कसौटी से जांचा जाना चाहिए तथा यह निर्णय किया जाना चाहिए कि संविधान अच्छा है या बुरा। बात समझ में आ गया? चलिए, हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, यानी कि एक टॉपिक खत्म हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। उसका नाम है भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं जनहित याचिका की संकल्पना। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं जनहित याचिका की संकल्पना। ये हमारा सिलेबस का दूसरा टॉपिक है, ठीक है। आज इसको भी कवर कर लेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं है। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो विशेषता है वो है जन संप्रभुता पर आधारित संविधान, ठीक है। क्या है? जन संप्रभुता पर आधारित संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता इसका जन संप्रभुता पर आधारित होना है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हम भारत लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तिथि 26 नवंबर 1949 को एदर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अध्ययन से ही स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता को मानता है। जनता की अपनी सत्ता का समान रूप से प्रयोग करने का अवसर देने के लिए संविधान वयस्क मताधिकार एवं निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति देता है। अब आते हैं दूसरी विशेषता क्या है? लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान। लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान, ठीक है। भारत का संविधान एक लिखित एवं निर्मित संविधान है जिसका निर्माण विधिवत गठित संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ भारत का संविधान सर्वाधिक लंबा है। भारत का संविधान वर्तमान में 395 अनुच्छेद तथा जिसमें 12 अनुसूचियां हैं। ध्यातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में
7, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। ठीक है। और भारतीय संविधान का बड़ा होना, ज़्यादा बड़ा होने के पीछे जो तर्क दिया जाता है, जो कारण है, ये कुछ इस प्रकार है, इसको भी देखते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? भारत में राज्यों का कोई अलग संविधान नहीं है। इसी संविधान में संघीय सरकार के अतिरिक्त राज्यों के संविधान भी सम्मिलित हैं, जिनको शुरू में ए, बी, सी तथा डी अर्थात 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक श्रेणी का संविधान भिन्न था, क्योंकि राज्य की उक्त श्रेणियां देश के अनेक क्षेत्रों की जनता के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। ठीक है। दूसरा जो आता है वो संविधान में समाज के अनेक वर्गों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े हुए वर्ग, ईसाइयों, एग्लो इंडियंस तथा अन्य अल्पसंख्यकों और विभिन्न भाषा बोलने वाले के हितों की रक्षा का विशेष प्रावधान है। तीसरा, मौलिक अधिकारों तथा उन पर लगाई गई परिसीमाओं का वर्णन व्यापक रूप से एक अलग अध्याय में किया गया है। इसके अतिरिक्त मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन एक पृथक अध्याय में किया गया है। चौथा कारण क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की एक व्यापक सूची संविधान में दी गई है। संविधान के संघ तथा राज्यों के विधायी, प्रशासनीय, वित्तीय संबंधों का व्यापक विवेचना की गई है। बात समझ में आया? पांचवा है एक नवोदित राष्ट्र होने के कारण संविधान निर्माताओं ने यह प्रयास किया कि शासन से संबंधित तथ्य का विस्तार से विवेचना की जाए, जिससे किसी प्रकार के विवाद की न्यूनतम संभावना रहे। अतः ऐसी स्थिति में संविधान का व्यापक होना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा विशेषता क्या है हमारा? संसदीय प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है। अब इसके विषय में देखते हैं। भारतीय संसद के अनुसार देश में संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है। संविधान सभा में शासन प्रणाली के संदर्भ में व्यापक विचार विमर्श हुआ। संविधान सभा में सबसे ज्यादा मत था कि संविधान सभा के सदस्यों का एक वर्ग अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाए जाने के पक्ष में था। इस वर्ग के सदस्य का तर्क था कि सरकार को सशक्त बनाने तथा उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाने की अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। संसदीय प्रणाली में सरकार की स्थिति काफी दुर्बल होती है तथा वह अस्थिर होती है, जबकि संविधान सभा के सदस्यों का बहुमत शासन यानी कि संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के पक्ष में था। इस वर्ग का तर्क था कि संसदीय शासन प्रणाली में एक अच्छी कार्यपालिका का सबसे प्रमुख गुण उत्तरदायित्व विद्यमान होता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। यह उत्तरदायित्व सामूहिक होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व से आशय है कि निम्न सदन मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यही कारण है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। भारत में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। संसदीय शासन प्रणाली एक अन्य विशेषता मात्र की कार्यप्रणाली और वास्तविक कार्यप्रणाली का अंतर भी भारतीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक है, जबकि वास्तविक कार्यपालकीय शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और डिटेल में बताएंगे हम।
आगे का जो विशेषता है वो संविधान में कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। संविधान में कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। ठीक है, अब इसको समझते हैं। भारतीय संविधान की एक विशेषता कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। लचीले संविधान में साधारण कानून तथा संविधिक कानून में कोई अंतर नहीं होता। कठोर संविधान में संविधान संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न तथा अपेक्षाकृत जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस आधार पर भारतीय संविधान को कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि इसके अधिकांश अनुच्छेदों तथा उपबंधों को संशोधित करने के लिए संसदों के सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 308 के अनुसार कुछ विषयों को संशोधित करने के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्य की विधानमंडलों के समर्थक की आवश्यकता होती है। इस आधार पर भारतीय संविधान कठोर है। संविधान के कुछ उपबंधों को संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, यथा नए राज्यों की स्थापना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति आदि। ये आसानी से किया जाने वाला संशोधन है। ठीक है, अब आगे जो विशेषता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, अब इसके विषय में देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान को प्रस्तावना के अनुसार भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। ध्यानतव्य है कि प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। प्रभुत्व संपन्न से आशय उस राज्य से है जो बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो और अपनी आंतरिक तथा विदेशी नीतियों का निर्धारण स्वयं करता हो। भारत इस मामले में पूर्णतया स्वतंत्र है। ठीक है, अब आगे आता है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य, इसका आशय यह है कि भारतीय शासन प्रणाली समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित है। संविधान की भावी सरकारों से यह अपेक्षा करता है कि वे प्रत्येक भारतीयों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ठीक है, यही समाजवादी राज्य है। इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष तथा पंथ निरपेक्ष राज्य। धर्म निरपेक्ष तथा पंथ निरपेक्ष राज्य। इसका आशय यह है कि भारत का कोई राजधर्म नहीं है और सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाता है या भेदभाव नहीं किया जाता है।
सभी नागरिकों को किसी धर्म के पालन प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होती है। सभी धर्मानुयायियों यानी कि बहुत सारे धर्म मानने वाले लोगों को अपनी रुचि की धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। ठीक है। इसके बाद आता है जो विशेषता है वो लोकतांत्रिक गणराज्य का है। लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। इसका आशय यह है कि भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है तथा राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। बात समझ में आया। इसके बाद आता है मौलिक अधिकारों की व्याख्या। मौलिक अधिकारों की व्याख्या या व्यवस्था। ठीक है। व्यवस्था। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकारों का आशय एक और उन अधिकारों से है जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, दूसरी ओर न्याय योग्य है, अर्थात राज्य द्वारा उसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अध्याय मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के 10 कर्तव्य हैं, परंतु अब यह बढ़कर 11 हो गए हैं। उसमें संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना, भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, मातृभाषा की भावना का निर्माण करना, सार्वजनिक संपत्ति, पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना आदि मूल कर्तव्य है, जिसका पालन प्रत्येक नागरिक को करना है। ठीक है। इसके बाद आता है नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या। नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का समावेशन किया गया है। संविधान निर्माताओं को यह आशा थी कि भावी भारत की सरकारें अपनी नीतियों का निर्धारण इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर करेगी। यह सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। इन निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति तो नहीं प्राप्त है, परंतु इसको नैतिक तथा राजनीतिक शक्ति अवश्य प्राप्त है। ठीक है। अब आगे स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था। स्वतंत्र न्यायपालिका तथा न्यायिक की व्यवस्था। ठीक है। तो भारतीय संविधान में एक सर्वोच्च एवं सशक्त या स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि दोबारा उसको देखने की तथा पुनर्विलोकन का भी प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं की यह इच्छा थी
कि एक ओर तो न्यायपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करे और दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारों के अपने निर्धारक क्षेत्र में परिसीमित भी रखे। पहला इसका है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के में मध्यस्थ का कार्य करता है। यह राज्य तथा नागरिकों के कर्तव्य के स्वरूप को भी निर्धारित करता है। दूसरा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनको हटाए जाने की पद्धति और उनके कार्य अवधि या कार्य विधि एवं सेवा की शर्तों पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान में इस प्रकार के अनेक उपबंध किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। इसी प्रकार न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनका जो वेतन होगा उसको भी नहीं घटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय। संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय। ठीक है, भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय स्थापित किया गया है। ब्रिटेन के संवैधानिक व्यवस्था संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका आशय यह है कि संसद द्वारा पारित किसी कानून की संवैधानिकता वैधता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। दूसरी, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिक वैधानिकता के परीक्षण का अधिकार है। भारतीय संविधान में इन दोनों के मध्य मार्ग को अपनाया है, जिसके अंतर्गत एक तो संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, दूसरी ओर न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित उन कानूनों को वैध या अवैध घोषित करने का अधिकार भी दिया है। ठीक है, इसके बाद है एकात्मक लक्षण वाली संसदीय या संघीय व्यवस्था। ठीक है, एकात्मक लक्षण वाली संघीय व्यवस्था। ठीक है, भारतीय संविधान संघात्मक है, परंतु फिर भी इसमें एकात्मक तत्वों की प्रधानता है। यथा संविधान का लिखित होना, कठोर होना, संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट वितरण एवं सर्वोच्च न्यायपालिका आदि परंतु संविधान में ऐसे लक्षण भी विद्यमान है जो भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। यथा एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, केंद्र सरकार को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार आदि। इसके अतिरिक्त आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सामान्य व्यवस्था में भी राज्य सरकार की शक्ति में कटौती कर सकती है। यथा अनुच्छेद 249 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची में के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके 1 वर्ष के लिए संसद पर उस पर विधि निर्माण कर सकती है। असामान्य स्थिति में केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकती है। इस प्रकार भारतीय
संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। ठीक है, अब इसके बाद आता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ठीक है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नागरिकता तथा दूसरी उस प्रांत की नागरिकता जिसमें कोई नागरिक स्थायी रूप से निवास करता है। इसके विपरीत भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, ना कि उस प्रांत का जिसमें वह रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, ठीक है। वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान की एक मौलिक विशेषता है। हमारी राजनीतिक पद्धति प्रजातंत्रात्मक है, इसीलिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे वो। ठीक है, शुरू में 25 वर्ष आयु की सभी स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार था, परंतु संविधान के 61वें संशोधन के अंतर्गत मताधिकार की आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसका आशय है कि किसी राज्य का कोई धर्म नहीं तथा नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन तथा प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, धार्मिक संगठनों को अपने रुचि की संस्थाओं की स्थापना तथा उसके नाम पर संपत्ति अर्जित करने तथा उसके प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि मूल संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया था। संविधान की प्रस्तावनाओं में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद विश्व के विभिन्न संविधानों का मिश्रण। विश्व के विभिन्न संविधानों का मिश्रण। ठीक है, भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न संविधानों का एक मिश्रण है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न संविधानों से कुछ न कुछ ग्रहण किया है। यही कारण है कि भारतीय संविधान को विश्व के विभिन्न संविधानों का ऋणी कहा जाता है। भारतीय संविधान पर कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आयरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान का विशेष प्रभाव पड़ा है। संसदीय प्रणाली का भारतीय संविधान में समावेश ब्रिटेन के संविधान से लेकर किया गया है। कनाडा के संविधान के तहत भारतीय संविधान में भी यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है और एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। अविशिष्ट शक्तियों दोनों संघों के अंतर्गत केंद्र को सौंपी गई है। समवर्ती सूची जिसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व राज्य सभा में सदस्यों का मनोनयन तथा राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल आदि आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान की संशोधन प्रणाली तथा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। मूल अधिकार तथा न्यायिक पूर्वालोकन अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से तथा मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों का मिश्रण है।
ठीक है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक ऐसा पावन दस्तावेज है जिसके सही एवं ईमानदारी पूर्वक संचालन से भारत की काया पलट सकती है। भारतीय संविधान की असमानता, सांप्रदायिकता, सामाजिक शोषण तथा विभिन्न कुरीतियों का अंत कर दिया गया है, इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, विश्व प्रेम तथा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई है। यदि इसका ईमानदारी पूर्वक दृढ़ इच्छा शक्ति से अनुपालन किया जाता है तो भारत का उत्थान होगा और गलत अनुपालन से राष्ट्र का विनाश होगा। डॉक्टर अंबेडकर के कथन के अनुसार कोई भी संविधान कितना ही अच्छा और क्यों ना हो, यदि उसका क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो वह निश्चित रूप से बुरा होगा। इससे स्पष्ट है कि संविधान की सफलता राष्ट्रीय चरित्र तथा उसके क्रियान्वित करने वाले चरित्र और इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हम लोग जनहित याचिका की संकल्पना के विषय में बात करेंगे। जनहित याचिका की संकल्पना। ठीक है, सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, शब्द जनहित याचिका का अर्थ सामान्य जन के लिए लाभकारी होने के कृत्य से है। इसका तात्पर्य लोक उद्देश्य से किए जाने वाले कार्रवाई से है। लोकहित की आवश्यकताएं मामले की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। लोकहितवाद को और भी अलग अलग टाइप से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है लोकहित या जनहित। लोकहित या जनहित। ठीक है, लोक अथवा सामान्य जन से संबंधित मामला का तात्पर्य यह नहीं है कि वह जनता के हित का पोषण उसकी जिज्ञासा को तुष्ट करके कर रही हो, अथवा यह है कि वह स्नेह या सूचना अथवा मनोरंजन स्वरूप हो, अपितु इसे उन लोगों की जिज्ञासा को तुष्ट करना चाहिए जो समुदाय के वर्ग के विशिष्ट हित के से संबंधित हैं, अथवा जिसका ऐसा हित हो जिसके द्वारा उसके विधि, अधिकार एवं दायित्व प्रभावित हो। ब्लैक की विधि शब्दावली में जनहित याचिका को और भी टाइप से परिभाषित किया गया। देखिए, जनहित याचिका एक हिसाब से समझिए तो देखिए, किसी खास व्यक्ति के हित की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई खास व्यक्ति है इसके हित की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई समूह का बात हो रहा है, कोई खास समूह जिसमें व्यक्तियों का भीड़ हो, एक समूह के हित की बात हो रही है यहाँ जनहित में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब जनहित याचिका कुछ है जिनमें समुदाय का कोई विशिष्ट हित निहित होता है। इसे एक समुदाय का विशिष्ट हित जिसमें निहित होता है एवं जिसमें ऐसा हित निहित होता है जिसके द्वारा विधि के अधिकार एवं दायित्व प्रभावित होते हैं। यह ऐसी कुछ संकीर्ण वस्तु नहीं है जो जिज्ञासा स्वरूप हो अथवा जो विशिष्ट स्थानीय जन के हित स्वरूप हो, जो प्रश्नगत मामले द्वारा प्रभावित हो। सामान्य स्थानीय, राज्य अथवा राष्ट्रीय सरकार के मामले में नागरिकों के हित की सद्भावना होती है। मतलब वही कि किसी समूह के हित की बात हो, किसी पर्टिकुलर चीज के या किसी पर्टिकुलर आदमी के हित के बात इसमें नहीं होता है। ठीक है, यह जनहित हुआ। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं कि जनहित याचिका क्या है। अब इसके विषय में देखते हैं हम लोग। ठीक है, जनहित याचिका क्या है?
यह विस्मयकारी रूप से यह प्रकट किया जाता है कि इसमें जनहित याचिका के रूप में नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए एवं दूसरे को यह याची को वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत करने संबंधित सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा वातावरण इसके अपने स्वरूप के अलावा कुछ भी हो सकता है, जिसका संबंध सभी से होता है। यह समस्त जन के लिए जो मानव के रूप में आवास करते हैं उपलब्ध है, अतः उसके स्वस्थ जीवन व्यतीत करने हेतु बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बस वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम स्टेट बिहार 1991 में SCC 598 के बाद में प्रेक्षित किया कि सुने जाने के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जनता दल बनाम HM चौधरी के बाद में प्रकाश डाला, जिसका संबंध जनहित याचिका से है। या कुछ इस प्रकार से, सुने जाने का अधिकार जो व्यक्तित्ववाद के प्रयुक्त होने के लिए नहीं है, स्वतंत्र है तथा उसमें व्यापक नियम निहित है, जो सुने जाने का अधिकार प्रदान करता है, जिसका संबंध लोक के किसी ऐसे सदस्य से है जो सद्भावना का कार्य कर रहा है एवं जिसका इसमें पर्याप्त हित हो कि लोक हित व्यवधानित होने पर क्षतिपूर्ति के लिए कार्रवाई हो सके। चूंकि जनहित याचिका का विस्तार क्षेत्र विधि अथवा संविधान के उपबंधों का परीक्षण करना है, अतः इसके द्वारा हानि उठाए हुए लोगों अथवा समुदाय को क्षतिपूर्ति दिलवाया जाता है। किसी व्यक्ति को अनुज्ञा देता है कि वह व्यक्ति अथवा लोकहित का ध्यान रखे और इसके अंतर्गत आता है तथा इसमें लोक क्षति के लिए न्यायिक मशीनरी द्वारा न्यायिक क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है। यह उस रोमन विधि की भांति है जिसमें नागरिक ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है जिसका संबंध लोकहित से है। अर्थात हम जनहित याचिका, कोई भी सिंगल आदमी जाके याचिका दायर कर सकता है कोर्ट में, लेकिन शर्त यह है कि उसमें किसी समुदाय विशेष या फिर समुदाय के लोगों की, यानी कि पूरा ग्रुप के लोगों का भलाई हो। बात इतना ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं जनहित याचिका का विस्तार एवं प्रकृति। जनहित याचिका का विस्तार एवं प्रकृति। ठीक है, जनहित याचिका के विस्तार एवं प्रकृति के विस्तार पर उच्चतम न्यायालय में PUDR वर्सेस UOI के बाद में प्रकाश डाला है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति PN भगवती ने निम्न प्रकार से विस्तारित किया है। किस प्रकार से? हम इस संबंध में यह संकेत देने की इच्छा प्रकट करते हैं कि जनहित याचिका विधिक सहायक आंदोलन की एक सामरिक अस्त्र है जो न्याय प्रदान करता है। जो गरीब तबके के लोगों के लिए यह पूर्णतः एक गरीब का वाद है, जो सामान्य पारंपरिक वाद से भिन्न है, जो प्रतिकूल प्रकृति का है, जिसमें दो विवादकारी बातों में विवाद रहता है तथा जिनमें एक पक्ष अनुतोष मांगता है। जनहित याचिका जो न्यायालय के सम्मुख लाई जाती है, उसमें न्यायालय का उद्देश्य यही नहीं रहता है कि वे इनको एक पक्षकार के विरुद्ध दूसरे पक्षकार के अधिकार का प्रवर्तन कराए, जैसा कि सामान्यवाद में होता है, बल्कि इसके अंतर्गत वस्तुत्व लोकहित की संवर्धित किया जाता है, जिनमें लोकहित अधिलंघित हुआ है एवं इस अधिकार की मांग करने वाले लोग सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अलाभकारी स्थिति में है। यानी कि
कोई ऐसा समूह या समाज जो अलाभकारी स्थिति में है, जिसको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, वैसे स्थिति में ये जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका किसी खास व्यक्ति, जैसे कि आमतौर पर जो वाद विवाद होता है किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में, उसमें क्या होता है कि किसी खास व्यक्ति को गलत ठहराया जाता है, कोई दूसरा सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पूरे समाज को देखा जाता है कि एक समाज का हित किसमें है, उसे जनहित याचिका कहते हैं। बात समझ में आ गया? इस संदर्भ में अनुपचारित स्थिति में नहीं होना चाहिए। पुनः अगले पृष्ठ में प्रेषित किया गया है कि जनहित याचिका वास्तव में याची की ओर से एक सहयोगी एवं संयुक्त प्रयास है, जिसमें न्यायालय सामाजिक न्याय तक पहुंचने हेतु संविधिक या विधिक अधिकार, लाभ एवं विशेषाधिकार जो उन्हें प्राप्त है उसके ऊपर विचार करते हैं। उनके हनन होने की स्थिति में अनुतोष की मांग करते हैं। अनुतोष का मतलब न्याय होता है, ठीक है। राज्य अथवा लोक अधिकारी जिसके विरुद्ध जनहित याचिका प्रस्तुत किया जाता है के संबंध में मानवाधिकार एवं संविधिक अधिकारों का होना सुनिश्चित होना चाहिए, जिसमें याची न्यायालय के सम्मुख लाता है। राज्य अथवा लोक अधिकारी जिसे जनहित याचिका प्रयुक्तरदाता के रूप में जाना जाता है, इसको गरीब एवं कमजोर वर्ग के प्रति किए गए अन्याय के प्रति विश्लेषण करने हेतु अवसर देना चाहिए, जिसका प्रारंभिक संबंध लोक कल्याण से है, ठीक है। जनहित याचिका गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों का न्यायिक सक्रियता के माध्यम से उनके विधिक अधिकार की रक्षा करते हैं। वे विशेषतः दबे हुए लोगों को जो सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं के रक्षा के लिए है, ठीक है। न्यायालय ऐसे वर्गों को याचिका के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। इससे सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की कसौटी पर पुरानी परंपरा पर सिविल एवं कंपनी न्यायालय द्वारा निर्मित किया जा सकता है, ठीक है। यदि संबंधित वाद में न्यायालय जनहित याचिका के विभिन्न तत्वों को पाते हैं एवं जो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों से संबंधित हैं एवं जो विधिक त्रुटि के कारण पीड़ित हैं तथा जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से शांत हैं, ऐसे निसहाय लोगों का हित करना इस याचिका का उद्देश्य है। न्यायालय इस याचिका के माध्यम से कोई भी आदेश या निर्देश देंगे, ऐसी विशेषाधिकार युक्ति प्रकृति की रिट द्वारा राहत देंगे जो अपेक्षित होगा, ठीक है। जनहित याचिका की मंजूरी के समय विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। न्यायालय को इस संभावनाओं के विरुद्ध कार्य करना चाहिए। न्यायालय को जनहित याचिकाओं की बाबत होने वाले लाभ जो जन सामान्य को सुलभ होंगे ध्यान में रखना चाहिए। इन संबंधों में बहुत से मार्ग खुलते हैं या खुले हैं जहां विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है, जिससे रोका जाना चाहिए एवं न्यायालय को इसके प्रति जनहित याचिका को आहरित करने संबंधित आदेश देने के पूर्व सजग रहना चाहिए। बात समझ में आया? क्लियर है? अब जनहित याचिका का उद्देश्य वही है कि किसी खास वर्ग या फिर किसी समूह को न्याय देने के लिए होता है, ठीक है। अब जनहित याचिका का उद्देश्य एक बार हम पूरा बढ़िया से बता देते हैं। जनहित याचिका का उद्देश्य, ठीक है। जनहित याचिका का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक रूप से दबे हुए वर्गों अथवा व्यक्तियों के संवैधानिक और विधिक अधिकारों की रक्षा के प्रति आश्वासन देना है। इस बात का कोई उचित और उपयुक्त कारण नहीं है कि न्यायालय क्यों गैर सरकारी संस्थाओं या किसी व्यक्ति जिसे संविधिक व अधिकार एवं लोक दायित्व कर्तव्य से मुक्त किया गया है, उसका लोप करने के संदर्भ में कार्रवाई करते हैं। जिस वर्गों की विधिक क्षति हुई है उसके अधिकार का संरक्षण होना चाहिए। प्रयुक्तरदाताओं द्वारा
दिया जाने वाला यह तर्क है कि अनुतोष स्वरूप वैकल्पिक उपचार मिलना चाहिए निरर्थक एवं निष्फल हो जाता है। लोकहित याचिका का चरमोद्देश्य जहाँ तक कि लोक अधिकार का हनन होता है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। न्यायालय सामाजिक व आर्थिक रूप से दबे हुए लोगों का पर्याप्त ध्यान रखेगी। यह तथ्य कि आरएनबी ने लघु जमाकर्ताओं, जो गरीब ग्रामीण जन हैं एवं कमजोर वर्ग के हैं, उनका उच्चतम न्यायालय के टाइमैक्स केस AIR 1992 SC 1033 में पर्याप्त ध्यान रखा गया है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने अब कल्याणकारी राज्यों में अपनी समुचित भूमिका का एहसास किया है और जनहितवाद में प्रभावी और उद्देश्यपरक क्रियान्वयन के लिए विधि की पूर्णतया नवीन संरचना के विकास के लिए नई रणनीति का प्रयोग कर रही है। कोई भी व्यक्ति किसी न्यायाधीश को एक पत्र या पोस्टकार्ड लिखकर मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है। ठीक है। वास्तविक सत्य तथ्यों व अवधारण पर आधारित उस विशिष्ट पत्र को रिट या याचिका में परिवर्तित कर दिया जाएगा। जब न्यायालय जनहितवाद का स्वागत करती है, तब इसका प्रयास अकिंचन तथा विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। जनहितवाद सामान्य व्यक्तियों के लिए वरदान साबित हुआ है। जनहितवाद ने व्यक्ति अथवा समाज द्वारा कारित दुष्कृतियों को ठीक किया है। जनहितवाद के परिक्षेत्र से छूट प्रदान करते हुए न्यायालय ने करोड़ों व्यक्तियों के द्वार पर विधिक सहायता प्रदान की है, जिससे कार्यपालिका ने केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर चलने वाली नवीन विधिक सहायक योजना पर काफी धन व्यय किए जाने के बावजूद समर्थ नहीं कर सकी। कार्यपालिका की सुस्त तथा असक्षमता युक्त कार्य प्रणाली के विरुद्ध जनहितवाद के परिक्षेत्र का विस्तार करने में उच्चतम न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका प्रशंसनीय है। ठीक है। चलिए, यहाँ खत्म हो गया हमारा। आज हम लोग कुल मिला के सिलेबस का 2 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। ठीक है। इसी तरह से हम लोग आने वाले 20 से 21 दिनों में पूरा कंप्लीट ये जो हमारा पेपर है, पेपर 4 भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन एवं सुशासन को कंप्लीट खत्म कर देंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितने हो सके अपने अन्य दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।